Hello students, I hope so you will understand the chapter fundamental unit of life and your work will be going on continuously. Okay, so you should keep the work that is provided by the PDF regularly. Now I am starting the next chapter is motion of physics chapter. ठीक है, physics का chapter आपका chapter 8 motion. Let's start my topic. This chapter physics. ठीक है, फिजिक्स का चैप्टर है आपका फिजिक्स. व्हाट इज द मोशन हम बात करते हैं नेक्स्ट है. ये आपका फिजिक्स का चैप्टर है मोशन. मोशन का नाम तो मतलब मोशन मतलब चलना, मूवमेंट. एक जनरल वे में अगर मैं बात करूं तो मोशन क्या होता है. मोशन इज द मूवमेंट. बट एक मोशन एक साइंस नॉर्मल टर्म में अगर मैं कह रही हूँ कि एक मोशन क्या होता है, मूवमेंट है. लेकिन अगर मैं साइंस की टर्म में बताऊं तो कुछ टर्म है. मोशन का मतलब होता है, इट मीन्स कि इट इज व्हेन ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज विद रेस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी पॉइंट. यानी मोशन, एक ऑब्जेक्ट मोशन में हम कब कहते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ए फिक्स पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट. ठीक है, इट मीन्स डेफिनेशन हो गई मोशन की. इन द टर्म ऑफ साइंस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. मोशन में कब कहा जाता है, व्हेन its position change with time with respect to a stationary point और इसको हम कह सकते हैं फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, यानी मोशन साइंस की टर्म में व्हाट इज द मोशन. ऑब्जेक्ट इज इन मोशन व्हेन पोजीशन चेंज विद टाइम विद रेस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट. अगर एक फिक्स पॉइंट है, मान लीजिए एक फिक्स पॉइंट है, ये पेड़ है. ठीक है, ये एक पेड़ है और आप यहाँ खड़े हैं. ठीक है, ये आप खड़े हैं यहाँ पर, समझ रहे बात. ये पेड़ है तो आप इसको मान के चलिए कि ये एक आपका रेफरेंस पॉइंट का काम कर रहा है. किसका काम कर रहा है, रेफरेंस पॉइंट. इसको आप मान के चलेंगे रेफरेंस पॉइंट है. अब आप यहाँ खड़े हैं, ये यू आप खड़े हैं, तो आप इसके नजरिए में जब आप रेफरेंस पॉइंट से कंपेयर कर रहे हैं तो विद टाइम आपकी पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं हो रही है. मान लीजिए आप अगले सेकंड में यहाँ पर आ गए. ठीक है, नेक्स्ट सेकंड में आप यहाँ आ गए. इट मीन्स कंटिन्यूसली आपकी पोजीशन चेंज हो रही है. इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन. किसमें कहा जाता है, मोशन में. इट मीन्स कि वी कैन से व्हेन ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज. आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है या आप है, कुछ भी है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट चेंज हो रही है विद टाइम के साथ साथ. आप एक सेकंड में यहाँ खड़े, अगले पल यहाँ खड़े या अगले पल आप यहाँ खड़े हैं. समझ रहे बात. सो वी कैन से वी आर इन मूवमेंट और वी कैन से वी आर इन मोशन. हम मोशन में है. अदरवाइज अगर आप यहाँ खड़े हैं, रेफरेंस पॉइंट है, आपने इस रेफरेंस पॉइंट एक स्टेशनरी पॉइंट कंसीडर किया है, जिस पॉइंट से आप ये कंपेयर करते हैं कि आपकी पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं हो रही है. मान लीजिए आपने इस पेड़ को एक रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं और आप यहाँ कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि आपकी पोजीशन चेंज, ये आप खड़े हैं और आप ये देखोगे कि आपकी पोजीशन चेंज होती है या नहीं हो रही है. इट मीन्स आप अगले सेकंड में देखते हो तो आप यहाँ खड़े हो, उससे अगले सेकंड में देख रहे हो आप यहाँ खड़े हो, अगले सेकंड में देख रहे हो आप यहाँ खड़े, कंटिन्यूसली आप यहाँ खड़े हैं. इट मीन्स कि आपकी बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है. सो वी कैन से यू आर इन रेस्ट. हम किस में माने जाते हैं, रेस्ट में. सो वी कैन से व्हेन ऑब्जेक्ट पोजीशन डज नॉट चेंज ऑब्वियसली विद रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट. एक रेफरेंस पॉइंट मतलब फिक्स पॉइंट से कंपेयर करते हैं. तो अगर एक बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है कंटिन्यूसली, इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट. किसमें माना जाता है, रेस्ट में. समझ रहे बात. ये हमने एक रेफरेंस पॉइंट लिया. रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट है जिससे आप ये ऑब्जर्व करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है या नहीं होती है. सो वी कैन से व्हाट इज द रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, एक स्टेशनरी पॉइंट है. स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है. आप एक स्टेशनरी पॉइंट है जिससे आप ये कंपेयर करेंगे कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज और नॉट. समझ आ रही बात. आपको ये ऑब्जर्व करना है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन उस रेफरेंस पॉइंट से चेंज हो रही है या नहीं हो रही है. इट मीन्स कि यू आर अगर चेंज होती है
ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज हो रही है, इट मीन्स कि यू आर इन मोशन, अदरवाइज यू आर इन रेस्ट। किस में माने जाओगे आप? रेस्ट में माने जाएंगे। समझ रहे मेरी बात? सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अगर एक रेफरेंस पॉइंट के कंपेयर में, अगर मान लीजिए सपोज दैट एक एग्जांपल कि आप बस स्टॉप पर खड़े हैं, बस स्टॉप को मान लीजिए आप एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है, वो एक स्टेशनरी पॉइंट है। अगर आप वहां खड़े हैं, अगले घंटे खड़े हैं, फिर 2 घंटे आपको वहां खड़े हो गए, इसका मतलब आपकी बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। इट मीन्स कि यू आर इन रेस्ट। किसमें माने जाओगे? रेस्ट में। लेकिन अगर आप वहां से घूम रहे हो, हिल रहे हो, अपनी बॉडी को मूव करा रहे हो, या सपोज दैट कि एक बस आ रही है, गई आपके बस स्टॉप पर आई और बस स्टॉप को क्रॉस करके आगे चली गई, इट मीन्स कि बस इज इन द मोशन बिकॉज विद रेस्पेक्ट टू द स्टेशनरी पॉइंट यानी बस स्टॉप। बस स्टॉप के कंपेयर में बस की पोजीशन जो है चेंज हो रही है। ठीक है, यही मैं आपको बता रही हूँ कि मोशन का मतलब होता है जब एक रेफरेंस पॉइंट के कंपेयर में एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन कंटिन्यूअसली क्या होती है? चेंज हो जाती है, चेंज होती है। इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट किसमें माना जाता है? मोशन में। और अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती है वो किसमें माना जाता है? रेस्ट में। एंड रेफरेंस पॉइंट, जिस पॉइंट से आप कंपेयर करते हैं वो इसका एक फिक्स पॉइंट कहलाता है। लेकिन मोशन जो है एक रिलेटिव टर्म में है। मोशन इज इन रिलेटिव टर्म। मोशन जो है इज इन रिलेटिव इन टर्म, रिलेटिव इन टर्म। इस लाइन का मतलब क्या है कि मोशन एक रिलेटिव टर्म में है, यानी अलग अलग लोगों के हिसाब से मोशन अलग अलग हो सकता है। यानी कुछ लोगों की, अगर कुछ लोग अपने मत से देखें तो उसके लिए अपना व्यू देखें, उसमें करें, तो एक पर्सन के लिए वो चीज मोशन में है और दूसरे पर्सन के लिए वो चीज क्या है? रेस्ट में है। फॉर एग्जाम्पल, आप धरती पर, आपके 2 घर हैं, ठीक है, आपका घर है और एक आपके फ्रेंड का घर है। तो आप फ्रेंड के घर को देखो, फ्रेंड आपके घर को देख रहा है, तो दोनों ही क्या है? रेस्ट में है। अगर मैं फ्रेंड के घर को स्टेशनरी पॉइंट मानती हूँ तो मेरा घर मोशन में नहीं है। ठीक है, इट मीन्स अगर आप अपने घर को स्टेशनरी पॉइंट मानते हैं तो फ्रेंड का घर आपका मोशन में नहीं है, इट मीन्स रेस्ट में है। लेकिन अगर एक एस्ट्रोनॉट जो कि स्पेस में है और उसके हिसाब से धरती क्या है? घूम रही है, और जब धरती घूम रही है तो उसके हिसाब से तो आपका घर भी मोशन में है और उसके आपके फ्रेंड का घर भी मोशन में है। तो कह सकते हैं कि मोशन एक रिलेटिव है। एक पर्सन के लिए मोशन जो है वो एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, जैसे कि आपके लिए तो उसका घर रेस्ट में था, लेकिन क्योंकि एस्ट्रोनॉट देख रहा था दूर से, तो एस्ट्रोनॉट के हिसाब से, क्योंकि स्पेस से देख रहा है, एस्ट्रोनॉट के हिसाब से धरती घूम रही है, इसलिए उसका घर भी घूम रहा है। इट मीन्स कि उसके हिसाब से, एस्ट्रोनॉट पर्सन के हिसाब से वो जो हाउस है वो क्या है? मोशन में है। लेकिन आपके हिसाब से वो घर क्या है? रेस्ट में है। सिमिलरली एक एग्जाम्पल और कंसीडर करते हैं कि आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, आप 2 फ्रेंड हैं जो कि एक गाड़ी में, चलती हुई गाड़ी में बैठे हुए हैं। ठीक है, अगर आप अपने फ्रेंड से के पास बैठे हुए हैं, आप उसे नॉर्मल टॉकिंग कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से आपका फ्रेंड मूव नहीं कर रहा है या आप अपने फ्रेंड के हिसाब से आप मूव नहीं कर रहे, इट मीन्स कि आप रेस्ट में हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप अपने फ्रेंड को एक स्टेशनरी पॉइंट मानते हैं, ठीक है, अगर आप मान लीजिए आपकी ये गाड़ी है, ये सॉरी ये जो है इसमें आप और आपके फ्रेंड बैठे हुए, ये है, ठीक है, ये बस है, हाँ ये बस है, और इसमें आपका एक फ्रेंड ए और एक फ्रेंड बी बैठे हुए हैं, दोनों बैठे हुए हैं। अगर मैं बी को देखती हूँ तो बी को अगर हम रेफरेंस पॉइंट लेके चलते हैं तो ए क्या है? रेस्ट में है। ए को अगर हम रेफरेंस पॉइंट लेके चलते हैं तो बी रेस्ट में, क्योंकि इनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। लेकिन ये बस किस में है? मोशन में है। ठीक है, तो जब बस मोशन में है तो एक आउटसाइड पर्सन इसमें क्या देख रहा है? अंदर क्या, अंदर वाले के हिसाब से दोनों रेस्ट में है। ठीक है, लेकिन वो बाहर वाला पर्सन जो चलती हुई बस को देख रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से ए भी मोशन में है और बी भी मोशन में है। इट मीन्स कि अगर एक बाहर वाला पर्सन देख रहा है तो उसके हिसाब से ए और बी दोनों मोशन में है, लेकिन अंदर ही बैठे हुए बी के लिए ए रेस्ट में और ए के लिए बी रेस्ट में है। इट मीन्स कि यहाँ पर दोनों एक रिलेटिव टर्म है। कुछ पर्सन के लिए कि वो जो चीज रेस्ट में है वो मोशन में है। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि मोशन एक रिलेटिव टर्म में होता है। कुछ पर्सन के नजरिए में जो चीज रेस्ट में वो एक्चुअल में क्या होती है? मोशन में होती है। इट मीन्स कि यहाँ पर मोशन जो है कौन सा टर्म माना जाता है? रिलेटिव टर्म। ठीक है, एक बात हुई ये। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि यहाँ पर अंदर जो बस में 2 लोग बैठे हुए हैं, वो एक, अगर हम एक पर्सन को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं तो दूसरे के लिए उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। इट मीन्स कि वो रेस्ट में है। अगर हम ए को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, बी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है इसके अबाउट, तो इट मीन्स कि बी रेस्ट में है। लेकिन एक बाहर के पर्सन को अगर हम देखते हैं, बाहर वाला पर्सन अगर हमें देख रहा है, क्योंकि हमारी गाड़ी मोशन में है, तो इट मीन्स कि अगर बाहर वाला पर्सन हमें देखता है तो उसके नजरिए में हम दोनों ही मोशन में हैं। तो
जरूरी नहीं है कि जो चीज रेस्ट में है वो एक्चुअल में मोशन में है या नहीं है। तो इट मीन्स वी कैन सी कि अलग अलग नजरिया है, अलग अलग नजरिया है कि आप किस टर्म में उसको लेके चल रहे हैं। सो वी कैन से मोशन इज इन द रिलेटिव टर्म। किस में माना जाता है? रिलेटिव टर्म में। ठीक है, अब सपोज दैट कि अब देखते हैं नेक्स्ट आपका ये हो गया टर्म मोशन। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया? आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड कंटिन्यूसली कि मोशन क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है या नहीं हो रही है विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। एक रेफरेंस पॉइंट हम लेके चल रहे हैं, फिक्स पॉइंट है जिसके अबाउट हम ये टेस्ट करते हैं, ये चेक करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर पाता है या नहीं कर पाता है। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, अदरवाइज continuously he stays at the same point with respect to the reference point, so that is the in the rest। किस में माना जाता है? वो रेस्ट में माना जाता है। और वो फिक्स पॉइंट जिससे आप ये कंपेयर करते हैं कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर पाता है या नहीं, वो आपका एक रेफरेंस पॉइंट है। क्या सा पॉइंट है? वो रेफरेंस पॉइंट। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, लेकिन मोशन एक रिलेटिव टर्म में है, अलग अलग नजरिए से वो अलग अलग माना जाता है। अगर एक पर्सन कहता है कि वो रेस्ट में है, लेकिन बाहर दूसरे पर्सन के लिए वो क्या चीज मानी जाती है? रेस्ट में, मोशन में है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया एग्जाम्पल कि एक धरती पर आपका घर भी और एक फ्रेंड का घर भी कैसा है? रेस्ट में। आपके नजरिए से दोनों ही रेस्ट में, लेकिन एस्ट्रोनॉट जब देखता है तो उसके नजरिए से वो घर किस में है? मोशन में, बिकॉज अर्थ मूव कंटिन्यूसली, क्योंकि अर्थ क्या करती है? मूव करती है। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि मोशन जो है एक रिलेटिव टर्म में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। रेस्ट मैंने आपको बता ही दिया पॉइंट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, ये इसका इंट्रोडक्शन टॉपिक है। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं हम डिस्टेंस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। डिस्टेंस लेंगे, यहाँ पर दो टॉपिक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ। कुछ दो वर्ड आएंगे यहाँ पर, स्केलर क्वांटिटी और एक आएगा वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ हो, मास हो, कुछ भी, अगर जिसमें हम केवल मैग्नीट्यूड को काउंट करते हैं, मैग्नीट्यूड काउंट करते हैं, नो डायरेक्शन। जब हम केवल किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड को काउंट करते हैं, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू को काउंट करते हैं। ठीक है, उसकी नो डायरेक्शन, डायरेक्शन को काउंट नहीं करते। इट मीन्स द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन, जिसके ऊपर डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होता, इट इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी। क्या कहलाती है? स्केलर क्वांटिटी। बट वेक्टर क्वांटिटी is that include both, it means that is affected by the direction, जिसमें हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी काउंट करते हैं। ठीक है, तो दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहलाती है? वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। इट मीन्स की स्केलर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी इन विच ओनली मैग्नीट्यूड is considered, no direction, it means it is not affected by the direction। for example time, अगर मैं कहूँ टाइम 4 बज रहे हैं या 5 हो रहे हैं, या आपके मास को काउंट करूं तो यहाँ पर आपका मास है 40 किलोग्राम या 30 किलोग्राम या 20 किलोग्राम, इट मीन्स की ये वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है। यहाँ पर डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है कि हाँ भाई किस डायरेक्शन में, ओब्वियसली। सो द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय द डायरेक्शन, इट मीन्स दीज आर द स्केलर क्वांटिटी। सपोज दैट आप कपड़ा लेने गए तो कपड़े वाले से कहेंगे 5 मीटर कपड़ा दे दे, इस डायरेक्शन में दे दे, नहीं ना, तो इट मीन्स डायरेक्शन का कोई यहाँ पर इफेक्ट नहीं है। सो वी कैन से क्या है ये? स्केलर क्वांटिटी है। क्या कहलाती है ये? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें हम डायरेक्शन को इंक्लूड करते हैं। सपोज दैट कि आप डोर को डायरेक्शन का प्रभाव पड़ता है। सपोज दैट आप एक डोर को ऑन पुश कर रहे हैं, ठीक है, अब आपको डोर को देखना ध्यान से, एक डोर है आपके पास, अब आप डोर को पुल करना है, ऐसे पुल करना है। अगर आप डायरेक्ट ऐसे करेंगे तो वो क्या होगा? ऑन नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना है? डायरेक्ट आप इसको खोलना चाहते हैं, गेट को खोलना चाहते हैं, बाहर की तरफ खोलना है, तो आपको क्या करना है? इस गेट को ऐसे पुल करना है। ठीक है, पुल करना है आपको। तो अगर आप पुल ना करके उसको पुश करो, ऐसे धक्का दो, तो क्या ये गेट खुल जाएगा? नहीं। तो इट मीन्स कि यहाँ डायरेक्शन अफेक्ट हो रही है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच आर अफेक्टेड बाय द डायरेक्शन, सो दिस इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहलाती है वो? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी में जैसे आपके आ गए टेम्परेचर, लेंथ, मास, ये है। और वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल में आपके फोर्स, स्पीड, सॉरी आपकी वेलोसिटी,
ये आपकी कैसी हैं, वेक्टर क्वांटिटी है विच आर अफेक्टेड बाय द डायरेक्शन, जिनके ऊपर डायरेक्शन का इफेक्ट पड़ता है। तो हम यहाँ बात करेंगे नेक्स्ट, आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इसमें डिस्टेंस लेके चल रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस इज द कॉन्सेप्ट दैट इज, डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। क्या कहलाती है? टोटल पाथ लेंथ है जो हम कवर करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट उसको कवर करता है, कितनी डिस्टेंस वो चला। सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट, केवल यहाँ पर डिस्टेंस वो टर्म है जिसमें केवल उसकी टोटल, उसने कितना लेंथ कवर की है, लेंथ है, टोटल पाथ लेंथ। मैंने अभी आपको बताया था लेंथ का मतलब आप केवल ये देखते हैं कि वो कितनी लंबाई उसने कवर की है, आप यहाँ पर डायरेक्शन को कोई काउंट नहीं करते। सो इट इज द स्केलर क्वांटिटी। कैसी मानी जाएगी? स्केलर क्वांटिटी। टोटल पाथ लेंथ, पाथ की लंबाई देखनी, किस डायरेक्शन में, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है डायरेक्शन का, बस कितनी कहीं चले। देखिए सपोज दैट एक पर्सन है, यहां से यहाँ चलता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट, ठीक है, और फिर बी से सी चलता है, ये 5 किलोमीटर चला, और फिर ये 2 किलोमीटर चला, समझ रहे बात, और फिर 1 किलोमीटर चला। तो बताइए उसने कितना रास्ता कवर किया? 5 + 2 + 1, 5 और 2 7 और 1 8, यानी 8 किलोमीटर का उसने टोटल। हम बात क्या कर रहे हैं? डिस्टेंस की। डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ, बार बार बात कर रही है। लेंथ का मतलब आपने कितनी उसकी लंबाई कवर की है, ये नहीं बात करता है। वो डायरेक्शन का कोई इंक्लूड नहीं है, यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है डायरेक्शन का। सो इट कंसिस्ट ऑफ ओनली मैग्नीट्यूड, की आपने 8 किलोमीटर कवर किया। सो दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। क्या मानी जाती है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि जो आपका, सपोज दैट में अब यहाँ से 5 किलोमीटर ऐसे लेते हैं एक ऑब्जेक्ट को, 5 किलोमीटर यहाँ से इस डायरेक्शन में, फिर वो इधर चला 2 किलोमीटर, ठीक, और फिर इसके बाद इधर आ गया 1 किलोमीटर। तो बताइए 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और ये 1 किलोमीटर। तो बताओ अब यहाँ पर किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा, उससे कोई मतलब नहीं है। बात ये है कि वो कितनी लंबाई उसने कवर करी, तब भी आप बताएंगे 5, 2, 7 और 1 8 किलोमीटर। उसने ये नहीं पूछा किस डायरेक्शन में कवर किया, 5 किलोमीटर इधर चला है, फिर 2 किलोमीटर इधर चला, फिर 1 किलोमीटर इधर लेफ्ट चला या राइट चला, वो है, ठीक है। हमें यहाँ कोई डिपेंड नहीं है, लेंथ, पाथ की लेंथ डिपेंड नहीं करे डायरेक्शन पे, चाहे वो स्ट्रेट पाथ में ले, चाहे वो मोड़ के ले, कैसे भी ले, डायरेक्शन को चेंज करके ले। इट मीन्स कि यहाँ पर सिर्फ पाथ लेंथ कवर्ड हो रही है। सो दैट इज द स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, यहाँ पर लेंथ, पाथ की लेंथ है कि आपने कितना रास्ता कवर किया। सो इट इज द लेंथ, सो दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो वी कैन से टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, दैट इज द डिस्टेंस, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात, इसका एक पॉइंट एसआई यूनिट, एसआई यूनिट में लेते हैं डिस्टेंस को हम। एसआई यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर। क्या होती है? मीटर। इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद डिस्टेंस, डिस्टेंस का सिंबल यहाँ पे लेके चलते हैं एस, एस है डिस्टेंस का सिंबल, ठीक है। इसके लिए आप ठीक है, आपके पास अब यहाँ जो डिस्टेंस है, अब यहाँ ध्यान से रखेंगे, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है, बढ़ता है, चाहे कैसे भी जोड़ते जाएंगे, चाहे आप इधर आ जाएंगे, चाहे इधर आएंगे, डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव। दूसरी बात पॉइंट है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव होता, बढ़ता होता है, कभी भी घटता नहीं है, कभी जीरो नहीं होता, नेवर बी जीरो, नेवर बी जीरो। ये इसके लिए पॉइंट याद रखने वाली बात है कि कभी भी जीरो नहीं होता। देखिए सपोज दैट मैं कहूं कि एक ऑब्जेक्ट यहां से चला, ठीक है, 5 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 1 मीटर चल के फिर 2 मीटर उसने कवर किया और वापस एक पॉइंट पर, ए पॉइंट पर ही आ गया, 2 मीटर कवर किया। तो बताइए उसने कितनी लेंथ कवर करी? तो ओब्वियसली अगर मैं कहूं तो क्या डिस्टेंस कितनी है, आप अभी हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो यहां से चला, इस पॉइंट से चला 5 मीटर, फिर उसके बाद गया 2 मीटर, फिर उसके बाद गया 1 मीटर और देन 2 मीटर, और फिर से अपने उसी पॉइंट पर वापस आ गया। जब वो वापस उसी पॉइंट पर आ गया तो आप बात करेंगे डिस्टेंस क्या है। जब वो उसी पॉइंट पर वापस आ गया तो आपको तो बताना है डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ होती है, कितनी पाथ लेंथ देखनी है हमें तो सिर्फ,
ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन का कोई प्रभाव नहीं है यहाँ पर। इट मीन्स कि 5 और 2 7 और 1 8 और 2 10, तो यहाँ पर उसने कितने मीटर की डिस्टेंस, किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी है, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने कवर की। सो इट कैन नेवर बी जीरो, कभी भी जीरो नहीं होता, इट ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है, यानी बढ़ रहा है। देखिए पहले 5, फिर 2 7, फिर 1 8 और फिर बढ़ गया 2, ऑलवेज पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, इट ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेवर, चाहे वो ऑब्जेक्ट अपने पोजिशन पर रिटर्न होके क्यों ना आ जाए, आपका डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता। सपोज दैट कि आप अपने घर से, ठीक है, स्कूल के लिए आए, स्कूल के लिए आए और आपका स्कूल और घर के जो बीच का डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर का है। तो अब यहां से यहां आए और फिर, ठीक है, और आप स्कूल से घर चले गए वापस, ठीक, तो बताइए आपने कितना पाथ लेंथ कवर किया, डिस्टेंस क्या है, आपने 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ये, और वापस फिर चाहे आ गए आप घर पे, तो इट मीन्स कि आपका जो डिस्टेंस हो गया यहाँ डायरेक्शन से, चाहे आप घूम के जाओ चाहे कैसे भी, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, टोटल कितना किया, 2 इधर गया और 2 वापस आ गया, यानी 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, मान लीजिए कि आप दोबारा देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को। सपोज दैट आप हाउस, आपका घर है, आप घर से स्कूल जा रहे हैं और आपने ये स्ट्रेट पाथ कवर किया जो कि 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, लेकिन अब आपने स्कूल से जब घर वापस जा रहे थे तो आपने कोई दूसरा रास्ता चुना, सेलेक्ट किया, और ये थोड़ा सा लॉन्ग है जिसको आपने 3 किलोमीटर से कवर किया। ठीक है, जब आप स्कूल से घर गए तो आपने एक दूसरे रास्ते से गए और जो कि 3 किलोमीटर का रास्ता था, तो बताइए आपका टोटल पाथ लेंथ यानी टोटल डिस्टेंस आपने कितनी कवर करी। टोटल डिस्टेंस आपकी हो गई कितनी, डिस्टेंस का मतलब पाथ लेंथ होती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन का कोई प्रभाव नहीं है यहाँ पर, सो वी इंक्लूड ओनली मैग्नीट्यूड। तो 2 + 3 कितना हो गया, 5। आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 किलोमीटर माना जाएगा। इट मीन्स दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिस्टेंस। सो वी कैन से डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द डायरेक्शन, इट इंक्लूड्स ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड की बात करता है 5 किलोमीटर, कितना चला, 5 किलोमीटर, चाहे कैसे भी चला 5 चला, चाहे ऐसे गया चाहे ऐसे गया, डायरेक्शन का कोई प्रभाव नहीं है। इट मीन्स कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 5 किलोमीटर। सो इट इंक्लूड्स ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी है, स्केलर क्वांटिटी। इसकी स्टैंडर्ड यूनिट, ऐसा यूनिट जो सभी जगह माने, दैट इज द मीटर। क्या मानी जाती है, मीटर। दूसरी बात, इट कैन नेवर बी जीरो, कभी भी क्या नहीं होता, नेवर बी जीरो। चाहे ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से जिस जगह चला उस जगह से घूम के अपनी पोजीशन पे आ जाए, इट मीन्स कि वो कभी भी क्या नहीं होता, जीरो नहीं होता, ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा क्या रहता है, ऑलवेज पॉजिटिव बढ़ता है। मान लीजिए आप यहां से चले 2 किलोमीटर, फिर 2 चले, आप ए पॉइंट से स्टार्ट हुए चलना 2 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, तो ऑलवेज पॉजिटिव है आपका। 2 + 2 + 2 4, 6 हो गए, यानी आप 6 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने कवर किया। समझ रहे मेरी बात, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, 6 किलोमीटर। अगर मैं बात करूं, माना एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, ऐसे सर्कुलर पाथ है, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ पर चल रहा है और वापस चल के वो अपनी ही पॉइंट पर वापस आ गया, तो उसने कितना पाथ कवर किया। इट देन इन द केस ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस, यानी 2πr क्या मानी जाएगी, सर्कमफ्रेंस के बराबर होगी इन द केस ऑफ सर्कुलर पाथ। एक ऑब्जेक्ट देख रहे हैं यहां से, ये देखेंगे एक ऑब्जेक्ट यहां से चला है, ये ऑब्जेक्ट यहां से चला, मूव करते 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 इस पॉइंट पर वापस आ गया। ठीक है, जब वो इस पॉइंट पर वापस आ गया तो इन द केस ऑफ सर्कुलर पाथ, तो उसने चला तो सही ना, वो डिस्टेंस पाथ लेंथ तो कवर करी, सर्कुलर पाथ में करी, भले ही उसने गोल चक्कर में करी, लेकिन वो चला तो सही, कुछ लेंथ तो उसने कवर करी। सो इन द केस ऑफ सर्कुलर पाथ डिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल में काउंट होगी। तो आप डिस्टेंस जब निकालेंगे तो आप उसकी सर्कमफ्रेंस काउंट करेंगे 2πr। समझ रहे हैं बात, उसने कितना रास्ता कवर किया, 2πr। ठीक, आगे देखते हैं इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट में इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस ऑल्सो, डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेड बाय एस ऑल्सो। लेकिन अगर हम, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसके ऊपर एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एस को एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा वेक्टर क्वांटिटी के साथ। वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट इंक्लूड्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑल्सो। ठीक है, डायरेक्शन भी काउंट करते हैं इसमें, डायरेक्शन भी काउंट करते हैं। इट इंक्लूड्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ देखेंगे
किस डायरेक्शन में चल रहा है, ईस्ट में चल रहा है या वेस्ट में चल रहा है, ये डायरेक्शन काउंट होती है मैग्नीट्यूड के साथ। मान लीजिए वो घर से स्कूल गया, स्कूल किस डायरेक्शन में गया, ईस्ट डायरेक्शन में। घर से स्कूल गया ईस्ट डायरेक्शन में, डायरेक्शन काउंट हो गई मैग्नीट्यूड के साथ। जबकि हाउस से स्कूल की डिस्टेंस कितनी थी, 2 किलोमीटर, तो हम यहाँ बताएंगे 2 किलोमीटर गया इन ईस्ट डायरेक्शन। इट मीन्स दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। ये इसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। याद रखिए इसको, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। ठीक है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यानी अब देखिए हाउस है, ये चला एक पर्सन जो घर से स्कूल गया ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि इसने डायरेक्शन काउंट कर दी, सो इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। कैसी मानी जाएगी, वेक्टर। दूसरी बात, कितने किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी, 2 किलोमीटर की डिस्टेंस इन ईस्ट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आ गई, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मीनिंग क्या है डिस्प्लेसमेंट का, मीनिंग है इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है जो किसके बीच काउंट करते हैं, बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन का मतलब क्या होती है, शुरू की पोजीशन, एंड फाइनल पोजीशन मतलब बाद की पोजीशन। ठीक है, सो मैं कहूं कि शॉर्टेस्ट पाथ है। अब देखिए बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। अब बताइए आप घर से स्कूल गए, ठीक, घर से स्कूल गए, तो इस समय घर आपकी कौन सी पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन, और स्कूल क्या है आपकी फाइनल पोजीशन। समझ रहे हैं बात, फाइनल पोजीशन। घर क्या है आपका, इनिशियल पोजीशन, आईपी लिखा मैंने इनिशियल पोजीशन, शुरू की पोजीशन। अब यहाँ स्कूल में आप रुक गए, ये क्या है फाइनल पोजीशन, आपकी फाइनल पोजीशन काउंट होगी। तो आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ माना जाएगा। इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, सो दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। क्या माना जाएगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। इट मीन्स किसी भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। सपोज दैट की देखेंगे अब यहाँ से एक पर्सन ए पॉइंट से चलता है बी पॉइंट पर आता है, ठीक है, जो कि ए से बी पर चल के 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है, फिर बी से सी पर जाता है, फिर से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है सी तक, और सी से डी पर जाता है तो 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। ठीक, तो बताइए वो यहां रुक गया। अब इस केस में इसका इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि एक पर्सन ए से बी तक जाता है, बी से सी पर जाता है और सी से डी पर जाता है, डी पॉइंट है, तो पहले ए से बी में चला 5 किलोमीटर, ठीक, बी से सी पर चला 5 किलोमीटर और सी से डी तक गया 2 किलोमीटर, तो टोटल अब इस समय यहां रुक गया, डी पॉइंट पर वो रुका हुआ है। तो बताइए इसका इनिशियल पॉइंट हो गया ए और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, डी। इस केस में इसका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना कवर किया, फाइनल पॉइंट मैंने यहां बोला है, ठीक है, ये फाइनल पोजीशन है इसकी और इस समय ये इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, तो अब इस समय इसका डिस्टेंस का मतलब जानते हैं, टोटल पाथ लेंथ होती है वही, तो डिस्टेंस हो गया 5 और 5 10 और 2 12, यानी 12 किलोमीटर का उसने डिस्टेंस कवर किया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ इसका, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, और डेफिनेशन क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो टोटल यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, टोटल 12 है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया 12। तो कहने का मतलब है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन इक्वल व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव इन स्ट्रेट पाथ, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ, जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पर रहता है तब उस समय डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। सीधी सी बात है, आपके हाउस से आपके स्कूल की जो डिस्टेंस है वो है 2 किलोमीटर की, समझ रहे, 2 किलोमीटर की। तो इस समय आप यहाँ रुक गए, तो आपका इनिशियल पोजीशन है और ये आपका कैसा है, फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पर डिस्टेंस भी क्या है, इतना चले तो आप 2 किलोमीटर है, और आपका डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, 2 किलोमीटर माना जाएगा। ठीक है, अगर अब मैं बात करती हूं इसमें कि
सपोज दैट कि अभी हमने ये वाला जो फर्स्ट इधर वाला जो एग्जाम्पल था इसको कंसीडर कर रही हूँ, ठीक है। ये जो नीचे वाला एग्जाम्पल है, ए से बी पर गया 5 किलोमीटर, बी से सी पर गया 5 किलोमीटर और सी से डी पर गया 5 किलोमीटर, तो मैं इसी को कंसीडर करूंगी अभी दोबारा से। अब देखेंगे दोबारा इस एग्जाम्पल को कि सपोज दैट कि वो ए से बी पर गया 5 किलोमीटर चला, बी से सी पर गया, सी पॉइंट है 5 किलोमीटर, सी से डी पर गया 2 किलोमीटर, ये हमारा था। लेकिन अब मैं क्या कह रही हूं कि वो रिटर्न होके आ गया और डी पर रुक गया। 5 किलोमीटर चला बी तक, बी से सी पर गया 5 किलोमीटर, सी से डी पर गया 2 किलोमीटर और वापस रिटर्न हो गया सी पॉइंट पर रुक गया, सी पर रुक गया इस समय। बस ये इसका फाइनल पोजीशन और ये इसका इनिशियल पोजीशन, ठीक है। ए से बी पर गया, समझ रहे 5 किलोमीटर, बी से सी पर गया 5 किलोमीटर, सी से डी पर गया 2 किलोमीटर और वापस आ गया सी पर। कुछ काम था उसको वहां करके वापस सी पर रुक गया, ठीक है। अब वो सी पॉइंट किसी फ्रेंड का घर है या कुछ भी है, ठीक है, यहाँ वो रुक गया, यानी इस समय इसकी फाइनल पोजीशन है ये। तो बताओ अब इस केस में ये ए इसकी इनिशियल पोजीशन और सी इसकी फाइनल पोजीशन है, तो बताएंगे डिस्टेंस कितनी कवर करी। डिस्टेंस तो बात कर रहे हैं बार बार, डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर करता है। टोटल पाथ लेंथ कितना चला, वो लंबाई कितनी रास्ते की, कितनी रास्ता उसने कवर किया, तो देखेंगे 5, 5, 10, 2, 12 और डी से सी पर वापस आ गया तो डिस्टेंस तो उतनी रही। सी से डी पर गया और डी से उसी रास्ते से वापस आया, ये भी याद रखना है। सी से डी तक गया, जब 2 किलोमीटर का कवर किया तो उसी रास्ते से वापस आया है, ठीक है। तो सी पर वापस आ गया, तो इसका मतलब रास्ता कितना था, 2 किलोमीटर का ही था। तो 5, 5, 10 और 2, 12, 13, 14, तो डिस्टेंस हो गई 14 किलोमीटर की उसने कवर करी। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट बताएंगे इस केस में। डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका, इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, अब देखिए सी पर वो रुक गया तो ये फाइनल पोजीशन है, ए पर था तो इनिशियल पोजीशन है, तो इसके बीच का डिस्टेंस बचा। इस समय इसकी हम बार बार बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। मान लीजिए ये जा रहा था ईस्ट डायरेक्शन में, आ रहा है वेस्ट डायरेक्शन में, वापस आ रहा है अपनी डायरेक्शन में, वापस आ रहा है। ये ईस्ट वेस्ट, ईस्ट में गया था वेस्ट में वापस आ रहा है, इस समय इसका मुंह वेस्ट की तरफ है, इसका मतलब डायरेक्शन इंक्लूड हो रही है यहाँ पर। सो इट इज द डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस कितना बचा है, आप देखेंगे ये डिस्टेंस है 5 और 5, 10, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 10 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अब तीसरा केस, अब मैं कह रही हूं ये पर्सन, ठीक है, नेक्स्ट केस है, नेक्स्ट केस है। अब ये पर्सन देखेंगे इधर, ठीक है। यहाँ डिस्टेंस हो गया हमारे पास 5 और 5, 10 और 2, 12 और 2, 14 लिया था, लेकिन सी पर रुक गया था, इसलिए शॉर्टेस्ट पास इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का बचा 10 किलोमीटर आप लिख दिया। लेकिन अब मैं कह रही हूँ पर्सन वापस अपनी पोजीशन पर ही आ गया, वापस ए पर ही आ गया, ठीक है। ये पर्सन वापस इसी पॉइंट पर आ गया, ठीक है। यानी नेक्स्ट केस क्या था कि ए से, देखिए दोबारा देखेंगे, ये ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, सी से डी पर गया और फिर वापस आ गया ए पर, रिटर्न बैक फ्रॉम द सेम पाथ, उसी रास्ते से वापस आ गया। यानी 5 गया, ये 5 किलोमीटर, ये भी 5 किलोमीटर और ये भी हो गया 2 किलोमीटर एंड रिटर्न टू द सेम पाथ, अपनी इसी पॉइंट पर वो वापस आ गया। तो बताएंगे डिस्टेंस कितनी है, समझ रहे बात। एक पर्सन ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, सी से डी पर गया और डी से दोबारा से फ्रॉम रूट चेंज नहीं किया उसने, एंड फ्रॉम द सेम पाथ, उसी रास्ते को कवर करके वो वापस अपने ए पॉइंट पर आ गया। तो बताएंगे उसने डिस्टेंस कितना लिया, तो सीधी सी बात है 5 और 5, 10 और 2, 12 किलोमीटर जाने का और 12 किलोमीटर वापस आने का, यानी 12 + 12 हो गया कितना, 24 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर यहां से चला था, ये इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, और वापस आ गया, यानी यही फाइनल पोजीशन है। तो इट मीन्स दोनों एक ही पॉइंट पर रिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहां से चला था, यहाँ वापस आ गया, दोनों एक ही पॉइंट पर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। इट मीन्स व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन रिसाइड टू ओवर अनदर, यानी जब एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, यानी जब एक ही पॉइंट होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होती है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो जाता है। समझ रहे हैं बात, 0 हो जाता है। देखेंगे
अब देखिए सपोज, यानी हम कह सकते हैं कि अब मान लीजिए आप हाउस, आपका घर है ये, ठीक है, घर से 2 किलोमीटर आपने कवर किया और आप स्कूल में आए, ठीक है, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने कवर किया, स्कूल आए और स्कूल से दोपहर में घर वापस चले गए फ्रॉम द सेम पाथ, रिटर्न हो गए फ्रॉम द सेम पाथ, सेम पाथ से आप वापस चले गए स्कूल से घर, तो बताएंगे डिस्टेंस कितनी है। 2 किलोमीटर गए और 2 किलोमीटर आए, यानी 2 + 2 बराबर हो गया 4 किलोमीटर। लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पर, यही इनिशियल पोजीशन थी और यही फाइनल पोजीशन है, इट मीन सेम है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, सो वी कैन से डिस्प्लेसमेंट इज 0। क्या हो गया, 0 हो गया। सो वी कैन से डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, मे बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, बट डिस्प्लेसमेंट कैन ऑल्सो बी नेगेटिव, घटता भी है। नेगेटिव का मतलब घटता भी है, कैसे देखेंगे, देखिए सपोज दैट कि आप यहां से ए पॉइंट से चल रहे हैं बी पॉइंट पर, यहां मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, अब पॉइंट जो बता रही हूं कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे देखेंगे, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट है, ए, ये बी, ये सी और ये डी और ये ई, ऐसे 5 पॉइंट हैं। ये 1 किलोमीटर चला, फिर यहाँ बी से सी गया 2 किलोमीटर, सी से डी गया 3 किलोमीटर और डी से ई गया 4 किलोमीटर, ठीक है। 1 ए से बी 1 किलोमीटर, बी से सी 2 किलोमीटर, सी से डी 3 किलोमीटर और डी से ई 4 किलोमीटर, ऐसे मूव किया उसने। तो अब मान लीजिए डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी याद रखेंगे, डिस्टेंस से बढ़ती जाएगी हमेशा। अगर मैं मान लो सी पे रुक जाती तो 1 + 2 3 हो गए, अब सी से डी पे चले गए तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, तो 2 3 और 3 काउंट प्लस हो गए, कितने हो गए 6। लेकिन मैं डी से ई पर चली गई, डिस्टेंस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, तो कितने हो गए 3 और 2 5 और 1 6 और 4 10 किलोमीटर हो गए, यानी डिस्टेंस आपके पास हो गए 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 किलोमीटर। सो वी कैन से डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव क्या रहती है, हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव में रहती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव हो सकता है। अब देखेंगे डिस्टेंस तो बढ़ रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट घटता है। अब मान लीजिए वो लौट के आ जाता है फ्रॉम द सेम पार्ट, डी से वापस आ गया सी पे। नाउ द ऑब्जेक्ट रिटर्न एट पॉइंट सी पॉइंट पर वापस आ गया फ्रॉम द सेम पाथ, सेम पाथ को फॉलो करके वो अपने उस पॉइंट पर वापस आ गया फ्रॉम द सेम पाथ। रिटर्न, नाउ द ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया और कहा गया सी पॉइंट पर आ गया फ्रॉम द सेम पाथ को फॉलो करके। तो बताएंगे डिस्टेंस कितनी है। अब देखेंगे मैंने क्या कहा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहती है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव होता है। अब देखेंगे यहाँ अब इस केस में जब वो सी पॉइंट पर वापस आ गया, इसका मतलब इस समय इनिशियल पोजीशन तो ए है लेकिन फाइनल पोजीशन क्या है, सी है। याद रखेंगे, देखो नाउ द ऑब्जेक्ट रिटर्न एट द पॉइंट सी पॉइंट पर वापस आ गया उसी सेम पाथ को फॉलो करके। अब वो ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है, यहाँ है, सी पॉइंट पर है, तो नाउ द ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पर डिस्टेंस की काउंट करते हैं। डिस्टेंस मैंने आपको बताया हमेशा बढ़ता है, डिस्टेंस हमेशा प्लस में जाता है, पॉजिटिव रहता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट घटता है। तो डिस्टेंस हो गया आपका, देखिए कितना, 1 2 3 3 और 3 6 6 और 4 10 हो गया और सी पॉइंट पर आ गया उसी पाथ को फॉलो करके। तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3 है, तो कितना हो गया 10 10 और 4 14 14 15 16 17 किलोमीटर। समझ रहे, देखिए ए से ई तक गया था जब वो 1 2 3 और 3 6 और 4 10 तो यहाँ तक हुए थे, लेकिन वो सी पर वापस आया उसी पाथ को फॉलो करके। तो 10, फिर यहाँ से डी से ई से डी पर वापस आया 4 किलोमीटर और डी से सी पर आया 3 किलोमीटर, तो कितना हो गया 10 और 7 17 किलोमीटर। यानी ऑलवेज पॉजिटिव, बढ़ रहा है, चाहे वो वापस आ रहा है, ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, बैक अपने पाथ पर रिटर्न हो रहा है, लेकिन फिर भी डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट विल बी नेगेटिव, यानी डिस्प्लेसमेंट घटता है, डिस्प्लेसमेंट कभी भी बढ़ता नहीं है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, घट रहा है। सीधी सी बात है, डिस्प्लेसमेंट घट गया। तो अब आप देखेंगे इस समय इसकी फाइनल पोजीशन क्या है, ये सी, जबकि इनिशियल पोजीशन क्या है ए। तो बताओ कितना डिस्टेंस रह गया, यहां तक वापस आ गया सी पॉइंट पर, तो बचा ये 1 किलोमीटर। ए से सी तक का डिस्टेंस टोटल क्या है, 3 किलोमीटर का है। ए से सी तक का डिस्टेंस कितना बचा, 3 किलोमीटर। तो इसका मतलब आपका जो डिस्टेंस है, बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना बच रहा है, 3 किलोमीटर का है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये फाइनल पोजीशन और ये इनिशियल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 3। कितना बचा, इधर देखेंगे 1 और 2 3, यही फाइनल पोजीशन है, इसका मतलब 3 किलोमीटर। तो आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू
घटती जा रही है, घट रही है। अब मैं मान लो कि कह दूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है अब सी से वापस ए पर आ गया, सी से वापस। नाउ द ऑब्जेक्ट रिटर्न एट ए, अब ए पर ही वापस आ गया, तो बताएंगे डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा बढ़ती है, कभी भी ना तो जीरो होती है और ना ही वो नेगेटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो सीधी सी बात है, आप देखेंगे 1 + 2, आप देख रहे हैं 1 + 2 + 3 + 4, 4 और 3 7 और 2 और 1 10, तो ये थे, और फिर ई से उसी रास्ते से वापस आ गया। तो इट मीन्स कि कितने हो गए, 10 थे, 10 वापस आ गया चल के, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 20 किलोमीटर तो वो चला, वापस आ गया। नहीं, उसने कितना रास्ता उसने कवर किया, 20 किलोमीटर का। लेकिन समझ रहे बात, ए से ई तक गया था 10 किलोमीटर और ई से सेम पाथ को फॉलो करके वो दोबारा ए पर आ गया। जब वो दोबारा ए पर आ गया, इट मीन्स कि यहाँ पर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में रहता है। तो 10 गया, 10 आ गया वापस, तो कितना कवर किया उसने, टोटल 20 किलोमीटर का। तो डिस्टेंस आपका हो गया 20 किलोमीटर का, ये आपका आ गया डिस्टेंस, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये, ठीक है। ऑलवेज पॉजिटिव बढ़ रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट घटता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में जा रहा है, पॉजिटिव भी हो सकता है वो, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में है क्योंकि अब वो वापस आ गया, तो इसका मतलब वापस आ गया। जब वो वापस आ जाएगा, ए इनिशियल पोजीशन भी यही है और इसकी फाइनल पोजीशन भी यही है, समझ रहे बात। जब वो ऑब्जेक्ट वापस आ गया अपने पोजीशन ए पर, तो इस समय इनिशियल पोजीशन भी यही, फाइनल पोजीशन भी यही, दोनों सेम पॉइंट पर हैं। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। जब एक ही पॉइंट पर इनिशियल और फाइनल पोजीशन आ जाती है, इट मीन्स की डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 क्या होता है, तीनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अब ये समझ लिया हमने कि वो नेगेटिव कब हो रहा है, ये नेगेटिव का केस है, यानी घट रहा है, ठीक है, ये घट रहा है। ये 0 का केस है, यानी 0 हो रहा है। अब हम देखते हैं पॉजिटिव का केस, एक पॉजिटिव का केस और देखते हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब रहता है, ठीक है। पॉजिटिव का केस देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब रहता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव ऑन द स्ट्रेट पाथ ओनली, वो रिटर्न नहीं होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब रहता है, कब, व्हेन, देखिए ये पॉजिटिव का केस बता रही हूं मैं, जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव रहता है, इट मीन्स कब रहता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट ओनली मूव ऑन द स्ट्रेट पाथ, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन द स्ट्रेट पाथ, जब एक ऑब्जेक्ट ओनली स्ट्रेट पाथ पर रहता है, समझ रहे बात। जब एक ऑब्जेक्ट किस पाथ पर रहता है, स्ट्रेट पाथ पर रहता है, सो तब आपका डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव रहता है। मान लीजिए आप ए से बी पर गए और बी से सी पर गए, ऐसे जाते जा रहे, स्ट्रेट पाथ है, आप कहीं नहीं वापस आए, रिटर्न बैक नहीं करा आपने। अगर रिटर्न बैक करते हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव चला जाता है, ठीक है। जब आप मूव करते हैं कंटिन्यूसली ऑन द स्ट्रेट पाथ, ए से बी पर गए 5 किलोमीटर और बी से सी पर गए 5 किलोमीटर, ठीक है, तो आपका इस समय डिस्टेंस कितना है, ये आपकी इनिशियल पोजीशन और ये आपकी इस समय फाइनल पोजीशन है। आप रिटर्न नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना, रिटर्न नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट मूव ओनली द स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहे हैं। ए से बी पर गए 5 किलोमीटर, बी से सी पर गए आप 5 किलोमीटर, तो आपका डिस्टेंस 10 किलोमीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, ये आपका इनिशियल पोजीशन और ये आपका फाइनल पोजीशन है। इसका मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 है ये, तो आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया, 10 किलोमीटर। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि स्ट्रेट पाथ, अगर स्ट्रेट पाथ पर ऑब्जेक्ट फॉलो होता है तो डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव में रहता है। अगर इफ ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है, रिटर्न बैक करता है, देन आपका डिस्प्लेसमेंट, इफ ऑब्जेक्ट रिटर्न बैक, अगर ऑब्जेक्ट रिटर्न आता है तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है नेगेटिव में चला जाता है। किसमें हो जाता है, वैल्यू घट जाती है, समझ रहे, वैल्यू घट जाती है, नेगेटिव में हो गया। इफ द ऑब्जेक्ट रिटर्न एट द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट पर वापस आ जाता है जिस पॉइंट से चला था, देन डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 हो जाता है, समझ रहे। 3 पॉइंट ध्यान रखेंगे,
यानी डिस्प्लेसमेंट के तीनों केस हैं, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। तीनों केस हो सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, जब पॉजिटिव कब होगा, जब वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पर चलता रहेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, स्ट्रेट पाथ पर चल रहा है, ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, स्ट्रेट पाथ है, रिटर्न नहीं हो रहा है कहीं भी, ठीक है। तो यानी अगर ए से बी पर गया तो ये इसका फाइनल पोजीशन है, लेकिन अगर ए से सी तक गया तो ये इसका फाइनल पोजीशन है। तो ए से सी तक का जो डिस्टेंस होगा वो ही इसका डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा, ठीक है। ए से सी तक गया यानी ये इनिशियल पोजीशन और ये इसकी फाइनल पोजीशन, तो इसका यहां तक का डिस्टेंस कितना दिखा रखा है 10, तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया 10, यानी पॉजिटिव में हो रहा है। मान लो सी से डी पर चला जाएगा तो वो और प्लस हो जाएगा। मान लो मैं कहूं सी से डी पर चला गया और सी से डी पर गया, फिर से उसने 5 किलोमीटर कवर किया, तो अब इस समय इसका ये जो है फाइनल पोजीशन है, ठीक है। तो कितना हो गया 5 प्लस 5, 5 और 5 10 और 5 15, 15 किलोमीटर, यानी प्लस में हो रहा है, यानी पॉजिटिव हो रहा है। जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पर रहता है रिटर्न नहीं करता है, ध्यान रखेंगे। इफ द ऑब्जेक्ट रिटर्न बैक, लेकिन जब ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, सीधी सी बात है, अब वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, जब ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा तो वैल्यू घट जाएगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जब रिटर्न करता है तो डिस्प्लेसमेंट किस में चला जाता है, माइनस में आ जाता है, नेगेटिव वैल्यू आ जाती है उसकी, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू का मतलब वैल्यू कम हो जाती है, यानी जब ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, मान लीजिए वो रिटर्न कर रहा है, ठीक है, डी पर था, इधर देखेंगे डी से रिटर्न कर गया, वो सी पर आ गया। अब जब सी पर आ गया तो उसकी वैल्यू कम हो गई, 15 था, ठीक है, और अब 5 उसने वापस आ गया, 5 वापस आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना रह गया, 10 रह गया, तो वैल्यू कम हो गई, ठीक है, यानी नेगेटिव में चला जाता है। अगर मैं कहूं कि ये ऑब्जेक्ट डी से वापस ए पे आ गया, जब एक ही पॉइंट को फॉलो कर लिया, जिस पॉइंट से चला था उसी पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर वापस आ गया, सो वी कैन से व्हेन ऑब्जेक्ट रिटर्न एट द सेम पॉइंट, जब वो सेम पॉइंट पर वापस आ गया, सो वी कैन से डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो हो गया। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, तीनों केस होते हैं। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। सो वी कैन से डिस्प्लेसमेंट इज द फिजिकल क्वांटिटी दैट इंक्लूड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन का इस पर प्रभाव पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। किस डायरेक्शन में जा रहा है, स्ट्रेट पाथ पर जा रहा है। जैसे मैंने क्या कहा, स्ट्रेट पाथ पर जा रहा है, देख रहे हैं आप, स्ट्रेट पाथ पर गया, डायरेक्शन काउंट हो रही है, अब वो वापस आ रहा है, डायरेक्शन का बहुत बड़ा प्रभाव है यहाँ पर। इट मीन्स कि यहाँ पर डायरेक्शन का प्रभाव है, इट मीन्स कि इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी बहुत बड़ा प्रभाव है यहाँ पर, तो इट मीन्स कि इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं कहूं कि डिस्प्लेसमेंट के केस में, ठीक है, ए से डी पर गया, देखिए अगर मैं कहूं डिस्टेंस के केस में ए से डी पर गया और डी से ए पर आ गया, तो यहाँ डायरेक्शन का कोई प्रभाव नहीं है, कैसे भी जाए। 5 + 5 + 5 15 हो गए और 15 ही वो वापस आ गया। देख रहे हैं, ए से बी, बी से सी, सी से डी, 5 + 5 + 5, ठीक। और वापस डी से सेम पाथ को फॉलो करके ए पर आ गया, तो 15 तो हो गया और 15 ही हो गया जाने का और 15 आने का, टोटल हो गया 30। तो किस डायरेक्शन में गया, किस डायरेक्शन में वापस, उससे कोई मतलब नहीं, उसने कवर कितना किया, बस कवर किया। इट मीन्स इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन। डायरेक्शन का कोई प्रभाव नहीं है यहाँ पर, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बट डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है यहाँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड द रिगार्डिंग विद द टॉपिक ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. What is the difference between the distance and displacement? If you have any doubt regarding with the topic distance and displacement, so you can ask me in the comment section. And also, ठीक है, so thank you and have a nice day.